मानवों को हम निसर्ग पुत्र कहते हैं, इसलिए कि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। परस्परों के संवर्धन में परस्पर सहायता से निर्मिति और विनाश की अखंड प्रक्रिया में शामिल है। एक तरफ प्रकृति हमें कहते रहती हैं, ले लो जितना चाहो मुझसे ले लो। दूसरी ओर मानव अपनी लालसा के कारण प्रकृति का, चाहे जमीन हो, पहाड़ हो या जंगल, संहार करता ही रहता है। एक तरफ जमीन को धरती मां कहकर वो उससे जज्बाती रिश्ता जोड़ता है, दूसरी तरफ अधिक उपज की लालसा में वो रासायनिक खादों और कीटकनाशकों का अमर्याद प्रयोग करता है, धरती मां को दुर्बल बनाता रहता है। सन 1960 से लेकर 1998 तक के 38 वर्षों में रासायनिक खादों की खपत 68 गुना बढ़ गई है। खेती का उत्पादन सिर्फ 4 गुना बढ़ सका। रासायनिक खादों और पानी के गलत उपयोग से देश की लाखों हेक्टेयर जमीन इस प्रकार दलदल में परिवर्तित हुई। उसमें बढ़ते क्षारों की मात्रा से उपजाऊ नहीं रही। क्षारों से भरी इस जमीन की तरफ देखिए, यहां गन्ने की अच्छी फसल होती थी, आज इसमें घास का तिनका भी नहीं उगता। हमारी सुजलाम सुफलाम भूमि की आज ये हालत है। खेतों को रासायनिक खाद देने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, पानी के लिए खर्चा करते हैं। जब जमीन की हालत खराब हो जाती है, उसे सुधारने के लिए खर्चा करते हैं। इसके बावजूद भी ज्यादा उपज के बारे में हमें निराश ही रहना पड़ता है। नतीजा यह है कि जमीन का उपजाऊपन दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। उस पर निर्भर रहना अब हमारी आदत बन गई है। यह आदत हम पर इतनी सवार हो गई है कि रासायनिक खाद, रोग निवारक औषधों के बिना खेती करने का विचार भी हम नहीं कर सकते। चूंकि ये सभी दवाइयां रासायनिक है, उनका बुरा असर जमीन के पीएच पर और जमीन में स्थित सूक्ष्म जीवों की कार्यक्षमता पर होता है। ऐसी बीमार जमीन में उगने वाला अनाज सेहतमंद कैसे होगा? बढ़ती मात्रा में रासायनिक घटकों का खेती में प्रयोग करने से कीटकों और रोगों से लड़ने की फसल की ताकत कम हो जाती है। फसल पर अनेक कीटकों और रोगों का हमला तो होता ही है, फसल के आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है। अनाज, फलों और सब्जियों का पोषण मूल्य कम हो जाता है, उनमें जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे दूषित फल और सब्जियां हम अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं, अपने देशवासियों को खाने के लिए बेचते हैं। यह है श्रीमान विक्रम बोके, एक निवृत्त आईपीएस पुलिस अफसर है। पिछले 7 सालों से यह जैविक खेती कर रहे हैं। और यह हैं श्रीमान विपिन शाह, पुणे के पास थेऊर में स्थित जेडी फार्म के ये संचालक हैं। पिछले 10-12 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ सीधी सादी परीक्षाएं। इससे पता चल सकेगा कि जमीन अच्छी और उपजाऊ है या नहीं। पहली परीक्षा, थोड़ी सी सूखी मिट्टी लेकर उस पर पानी छिड़किए। इस भीगी मिट्टी की थोड़ी सी मात्रा उठाकर 2 उंगलियों के बीच दबाइए और उसकी एक गोली बनाइए। अगर यह गोली उंगलियों से नहीं चिपकती है तो समझिए कि जमीन अच्छी है। अगर यह गोली चिपकती है तो समझिए कि आपकी जमीन में पानी रुकता है। दूसरी परीक्षा, अब जमीन की सतह को गौर से देखिए। अगर उस पर क्षार जमा हुए न दिख पड़े तो जमीन अच्छी है। अगर उस पर क्षारों के कण नजर आते हैं तो जमीन खराब है। मिट्टी हाथ में लेकर देखिए। अगर वो मुलायम
और ढीली लगती हैं तो जमीन अच्छी है। अगर उस मिट्टी में कंकड़ बने हों, वो सख्त या खुरदरी लगती हों, तो जमीन खराब है। चौथी परीक्षा के लिए 1 बाल्टी पानी जमीन पर डाल दीजिए। अगर यह पानी सतह पर बिना जमे जमीन में सोख लिया जाता है तो जमीन अच्छी है। जिस जमीन में काफी समय के लिए पानी जमा हुआ रहता है वो जमीन खराब होती है। खेत में खड़ी फसल के पत्तों की तरफ देखिए। पत्ते हरे भरे होने चाहिए। फसल की ऊंचाई उसकी उम्र के अनुसार पर्याप्त होनी चाहिए। फसल का फूलना, उसमें दाने जमना अगर ठीक समय पर हुआ है तो जमीन अच्छी है। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, फसल की ऊंचाई कम लग रही है, तो समझ लीजिए कि जमीन उपजाऊ नहीं है। जमीन का उपजाऊपन परखने के लिए एक भरोसेमंद कसौटी है, किसी प्रयोगशाला से उसका रासायनिक पृथक्करण। यहां पर आप देख रहे हैं एक अच्छी उपजाऊ जमीन का प्रमाण पत्र यानी रिपोर्ट। इससे पता चलता है कि जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 के दरमियान होना चाहिए। जमीन की विद्युत वाहकता, बिजली बहाने की क्षमता 1 से कम होनी चाहिए। जमीन में जैविक कर्बों का प्रमाण प्रतिशत 0.8 से अधिक होना चाहिए। जमीन में उपलब्ध नाइट्रेट नत्र का प्रमाण प्रति एकड़ 100 किलो से अधिक होना चाहिए। उपलब्ध फॉस्फेट यानी स्फुरदों का प्रमाण प्रति एकड़ 10 से 12 किलो होना चाहिए। उपलब्ध पोटैश यानी पालाश का प्रमाण प्रति एकड़ 200 किलोग्राम होना आवश्यक है। जैविक खेती के प्रयोग में विभिन्न जैविक पदार्थों का विपुल मात्रा में उपयोग करना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि ऐसे जैविक पदार्थ या जैविक खाद कौन-कौन से हैं। यह है गोबर से बना खाद, जो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। यह है कंपोस्ट खाद, गोबर और खेत में उपलब्ध पत्तों और चारे के कूड़ों से बना। केंचुआ, यह तो किसानों का सच्चा साथी है। दिन रात मेहनत कर इन केंचुओं ने यह खाद बनाया है। धैंचा या ताग जैसी फसल 2.5-3 महीनों तक खेत में बढ़ाई जाती हैं, फिर हल चलाकर उन्हें उसी जमीन में गाड़ दिया जाता है। ग्लिरिसीडिया, इसके पत्ते भी जमीन में गाड़ने से खाद बनता है। भेड़ बकरियों से लेंडी खाद मिलता है। शक्कर कारखानों में उपलब्ध मोलासिस और स्पेंट वॉश से प्रेसमड केक मिलता है। इसके अलावा अलग अलग तेल बीजों से प्राप्त खली, मुर्गी खाद, मच्छी खाद, हड्डियों का कूटा भी खाद के तौर पर उपयोगी साबित होता है। जब इन सभी जैविक पदार्थों का अच्छी तरह से विघटन हो जाता है तो ह्यूमस तैयार होता है। फसल के लिए यह एक अच्छा भोजन है। जमीन में ह्यूमस की मात्रा जितनी अधिक, उपजाऊपन उतना ही अधिक होता है। अगर हमारी बाग में ऐसे पौधे या घास उगती हैं, हम उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं या उनके सूखने पर उन्हें जला देते हैं। इस किसान को सेंद्रिय खेती का सबक याद है। उन्हें वो पावर टिलर की सहायता से हरियाली खाद बनाने के लिए उसी जमीन में गाड़ देता है। अपनी धरती मां की सेवा वो इस प्रकार कर रहा है। मां भी उससे प्रसन्न हो गई है। अपने खेतों में सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, चौलाई जैसे द्विदल धान्यों का उत्पादन अवश्य लेना चाहिए। ऐसे पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां होती हैं, जिनमें नत्र यानी नाइट्रोजन का बंधीकरण करने वाले राइजोबियम नाम के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हवा में होने वाला नाइट्रोजन जमीन में बांध देते हैं। जैविक खेती करने में दूसरा पर्याय यह है खेत में ताग या धैंचे जैसे पौधे लगाना। जब उनमें फूल आने लगते हैं तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। इससे जमीन में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़कर उसके उपजाऊपन में सुधार आता है। खासकर क्षारीय जमीनों में धैंचे की फसल लेने से क्षारों की मात्रा काफी कम हो जाती है।
खेत के बांधों पर गिरिपुष्प यानी ग्लेरिसिडिया के पेड़ लगाने चाहिए। इसके पत्तों का प्रयोग जमीन को ढकने के लिए होता है। इन पत्तों से जमीन में बड़े पैमाने पर नत्र उपलब्ध होता है। कुछ ऐसे खाद भी हैं जो हम खेत पर ही तैयार कर सकते हैं। इनमें है पूरी तरह से सड़ा हुआ गोबर खाद, कूड़े कचरे से बना कंपोस्ट यानी जैविक खाद और गोबर तथा खेत में उपलब्ध जैविक कचरे से केंचुओं द्वारा बनाया गया केंचुआ खाद। पांचवा पर्याय है प्रेस मड केक का उपयोग। अगला पर्याय है जमीन को ढकने की प्रणाली। इसी को मल्चिंग कहते हैं। ये करने के लिए खेत में बढ़ने वाली घास, पौधे, पेड़ पत्ते आदि का उपयोग हो सकता है। जमीन को ढकने से जमीन में स्थित पानी भाप होकर उड़ नहीं जाता और इसीलिए फसल को बार बार पानी देने की जरूरत कम हो जाती है। आच्छादन यानी मल्चिंग के लिए जो जैविक पदार्थ हम उपयोग में लाते हैं वो कुछ ही दिनों में सड़ते हैं, एक उत्तम खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। और एक पर्याय है वन खेती और घास की खेती। इनसे मवेशियों को चारा मिलता है। घास के अंश जमीन पर गिरते हैं जिनसे अच्छा खाद तैयार होता है। तो सूत्र यह हुआ कि जमीन में रसायनों के बजाय जैविक पदार्थों को बड़ी मात्रा में डालना। कृषि पर्यटन के लिए विख्यात पुणे के पास स्थित अभिरुचि फार्म के संचालक श्री सतीश भिड़े सहजन के पौधे के लिए बनाए गए इस गड्ढे को किस तरह से भर रहे हैं। गड्ढे में सबसे नीचे घास या पत्तों को बिछाया जाता है। उस पर दूसरे स्तर में टहनियां या चारे का कूड़ा रखा जाता है। अब उस पर सड़े हुए गोबर खाद या मुर्गी खाद से मिश्रित मिट्टी डालकर गड्ढे को पूरी तरह से भर दिया जाता है। बीच में सहजन के पौधे को जड़ों सहित रखने के लिए जगह बनाई जाती है। पौधा लगाकर उसको पानी दिया जाता है। तो ऐसे कई उपायों से हम अपनी धरती मां को सुजलाम सुफलाम बना सकते हैं। ऐसी सेहतमंद जमीन में उपजाने वाली कोई भी फसल सेहत भरी ही होगी, इसमें कोई भी शक नहीं। पते की बात यह है कि बढ़िया फसल कम खर्चे में मिल जाती है। जमीन की सेहत के लिए उपयुक्त जैविक या सेंद्रिय खेती के प्रयोग को हमने यहां तक समझ लिया। अब देखते हैं खेतों पर आने वाले कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों का नियंत्रण कैसे किया जाता है। पट्टा बुआई पद्धति का उपयोग, फसलों में बदलाव की पद्धति, मिश्र फसलों की पद्धति, कीटकों को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप का उपयोग, नीम का रस या गोमूत्र फसल पर फवारना, पंचगव्य, मिर्ची, लहसुन और अदरक को पीसकर उनका घोल फसल पर फवारना। ये सभी उपाय कीटकों और रोगों को नियंत्रित रखते हैं। एक सब्जियों का खेत जो सेंद्रिय पद्धति से बनाया गया है। यहाँ पर अलग-अलग कतारें हैं और हर एक कतार में अलग प्रकार के पौधे हैं। दो कतारों के बीच फासला भी रखा गया है। एक ही किस्म के पौधे साथ साथ ना होने से कीटकों और रोगों का आक्रमण पहले ही कम होता है। अगर एक किस्म की फसल पर कीटक या रोग आ जाते हैं तो वे पास वाली दूसरी फसल पर नहीं फैलते, क्योंकि दोनों अलग-अलग वनस्पतीय प्रजाति की हैं। उनका नियंत्रण हो जाता है। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग ना करने पर भी इस पर कोई कीट नहीं, कोई रोग नहीं। फसल के पोषण के लिए रासायनिक खादों का उपयोग नहीं। यही तो है सेंद्रिय खेती की संकल्पना। परिणाम ये हरी भरी सब्जियां और ताजे फल, पोषक और रसदार। पिछले 8-10 सालों से इस खेत पर रसायनों का उपयोग ही नहीं हुआ। अब इन सब्जी फलों में रसायनों का अवशेष भी नहीं है।
वरना क्या हिम्मत थी कि कोई इस फूल गोभी को बिना धोए ऐसे कच्चा ही खा जाए। ऐसे मिश्र खेती का और भी एक फायदा है। समझिए, आपके पास एक ही सब्जी है और बाजार में उसके भाव काफी कम हो गए हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अलग-अलग प्रकार की इतनी सारी सब्जियां आप बाजार में ले जाओगे तो नुकसान कैसे होगा? जैविक पद्धति से उगाई गई ये बासमती चावल की फसल है। अभी तैयार तो नहीं है, लेकिन खरीदारों ने इसकी एडवांस बुकिंग अभी से कर रखी है। अब तक जैविक खेती की इस प्रणाली में ऐसी एक भी चीज हमने नहीं देखी जो महंगी पड़े। अपना खर्चा कम करने का एक और मार्ग अब हम समझ लेते हैं। वो है गोबर गैस प्लांट या संयंत्र। इस टंकी को इनलेट कहते हैं, जहां से गोबर का घोल बड़ी टंकी में चला जाता है। गोबर से निकलने वाला मीथेन गैस लोहे की बनी इस टंकी से पाइप द्वारा घर में लिया जाता है। इस पर रसोई का चूल्हा जलता है, दिए जलते हैं। इतना ही नहीं, डीजल इंजन भी चला सकते हैं। आप जो गोबर गैस प्लांट देख रहे हैं, इसकी सहायता से हर रोज 200 लोगों का खाना पकता है। इसका और भी एक फायदा है। प्लांट से बाहर निकलने वाली ये स्लरी, इसे भी आप कई तरहों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। खाद के तौर पर इसे ऐसे ही खेत में डाल सकते हैं। कूड़ा कचरा, पेड़ पत्तों के साथ इसे मिलाकर अच्छा कंपोस्ट, जैविक खाद बना सकते हैं। ये स्लरी केंचुओं के लिए भी पसंदीदा खाना है। वे भी इससे अच्छा वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद बनाते हैं। इस गोबर गैस प्लांट की वजह से जलाऊ लकड़ियों के लिए महिलाओं को अब यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं केंचुआ खाद बनाने की विधि। इसके लिए खेत में सबसे ऊंची जगह चुन लीजिए। यहां पर हमेशा छांव होनी चाहिए। पानी भी सहजता से मिलना चाहिए। जिस जगह केंचुआ खाद के लिए हम बेड या गमले बनाना चाहते हैं, वहां की सतह से 5 या 6 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर मिट्टी निकाल लीजिए। बेड के सबसे निचले स्तर में चारे के निचले हिस्से, गन्ने के छिलके, ऐसे पदार्थों का ढेर कीजिए। ये आसानी से नहीं सड़ते। इस ढेर की ऊंचाई 10 से 12 सेंटीमीटर रखिए। दिन में केंचुए यहां आकर विश्राम करते हैं और अंधेरा होने पर ऊपर वाले स्तर में खाने की खोज में जाते हैं। निचला स्तर तैयार होने पर उस पर पानी छिड़किए। केंचुओं को कार्यक्षम रखने के लिए अंधेरा, सेंद्रिय पदार्थ और पानी की काफी जरूरत होती है। निचला स्तर तैयार हो जाने पर उस पर खेत में उपलब्ध आधे सड़े हुए सेंद्रिय पदार्थों का दूसरा स्तर बनाइए। इनमें पत्ते, पेड़ पौधों का कूड़ा कचरा आदि का समावेश हो सकता है। इस पर भी फिर से पानी छिड़किए। अब इस पर थोड़ा सा केंचुआ खाद और बाजार से खरीदा हुआ वर्मी कल्चर यानी जिंदा केंचुए फैला दीजिए। 1 टन सड़ने वाले पदार्थों के लिए 2 किलो केंचुओं की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर भी पानी छिड़किए और उस पर 8 से 10 दिन पुराने गोबर का तीसरा स्तर बनाइए। इस गोबर को सूखा नहीं बल्कि थोड़ा सा गीला होना चाहिए। हमारे बनाए बेड का ये अंतिम स्तर है। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा केंचुआ खाद और थोड़े जिंदा केंचुए फैला दीजिए। पूरे बेड की ऊंचाई जमीन से 45 से 60 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2 फीट तक हो सकती है। पूरे बेड को बोरे के कपड़े से ढक दीजिए। बरसात के दिनों में प्लास्टिक की थैलियों से बने कपड़े से बेड को ढकना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई, 2 बेड्स में होने वाला फासला आदि अपनी सुविधानुसार रख सकते हैं। बेड को हमेशा गीला रखना आवश्यक है। 1.5-2 महीनों के बाद ऊपर वाले कपड़े को हटाकर वहां तैयार खाद का निरीक्षण कीजिए। इसका रंग पूरा काला होना चाहिए और हाथ को वो रेशम जैसा मुलायम लगना चाहिए। जहां से हमने ये खाद उठाया है, वहां
नीचे काफी केंचुए भी नजर आने चाहिए। ऐसा होने पर समझिए कि केंचुआ खाद तैयार है।